नमस्ते सर। नमस्ते। सही हो? मस्त। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटे, क्या हाल है? मस्त सर। तो कौन है? निकिता यादव। हाँ, कल क्या पढ़ रहे थे अपन? रंग। रंग। अभी बच्चे जुड़े नहीं है, क्या बात है? बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं। बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं, क्या बात है? निकिता कौन है? समझ में आ रहा है क्या निकिता? यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। और निखिल आपको? यस सर। अच्छा, तो आज बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं, क्या बात है? तुम दो तीन जने ही हो। बोलते हो क्या आपस में सबको कि क्लास शुरू हो गई? चलो क्लास शुरू करते हैं अपन। देखो, अपन पढ़ रहे थे रंग। तो रंग पूरे कंप्लीट कर लिए थे अपन ने। रंग कंप्लीट कर लिए थे ना? क्या सर? रंग कंप्लीट कर लिए थे अपन ने। नो सर। रंग कंप्लीट नहीं हुए थे? नो सर। अच्छा, चलो रंग कंप्लीट कर लेते हैं फिर। अपन ने पढ़ा था ना शीत और उष्ण रंग, पढ़ लिए थे लास्ट में। हाँ सर। हाँ बस, तो यस फिर सर। हाँ बस उतने ही। यस सर। बाकी अपन नोट्स में पढ़ेंगे। बाकी अपन नोट्स देखेंगे। जो जो मोस्ट बात थी वो मैंने आपको ऑनलाइन बता दी है, ठीक है? फिर वो ज्यादा लंबा चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन ने जो मोस्ट लाइन थी वो अपन ने पढ़ी है, सही है? मोस्ट लाइन है वो अपन ने पढ़ ली है। अब अपन जैसे रंग के बाद में कौन सा आता है? अवर्णीय रंग बता दो। है अवर्णीय रंग। अवर्णीय रंग बता दूं? हाँ। अवर्णीय रंग होते हैं काला और सफेद। इनको रंगों के श्रेणी में नहीं माना जाता। ये देखो, ये सिर्फ, ये कब पढ़ेंगे अपन? जब अपन तान पढ़ेंगे। तान में क्या होता है? तान का मतलब होता है टोन गठाना और बढ़ाना, छाया और प्रकाश दिखाना। तो छाया और प्रकाश दिखाने के लिए अपने को काले और सफेद का प्रयोग किया जाता है, तान को बढ़ाने में और घटाने में। जैसे नीला है, उसको गहरा बनाने के लिए अपन काला मिलाते हैं, और हल्का करने के लिए सफेद मिलाते हैं। तो वो अपन तान में पढ़ लेंगे, ठीक है? देखो, अब आता है तान। पढ़े तान, कोई दिक्कत थोड़ी है। नो सर। तान पढ़े। नो सर। तान। तान की परिभाषा देखें अपन, बहुत सिंपल है कि रंगत को, रंगत का मतलब होता है किसी चित्र में जो अपन रंग करते हैं उसको गठाना और बढ़ाना, उसको गहरा करना और या उसको ज्यादा करना, मतलब गहरा करना, और या फिर उसको बिल्कुल हल्का करना, क्या कहलाता है? तान कहलाता है। रंगत को हल्का या गहरा करना तान कहलाता है। जो भी अपन रंग करते हैं उस रंग में, उस रंग, जैसे अपन ने नीला रंग किया है या पीला रंग किया है, कोई सब किया है, जैसे अपन ने नीला रंग किया मानो, तो नीले में
अपने को अगर बढ़ाना है तो उसमें ब्लैक मिश्रण करके अपन ने कलर कर दिया तो हो गया तान, टोन हो गई वो। भाई हल्की टोन और गहरी टोन दो होती हैं, ठीक है। तो ये तान में क्या होता है, एक तो गहरा रंग होता है, एक हल्का रंग होता है, उसी को तान कहते हैं। रंगत को गठाना या बढ़ाना तान कहलाता है। कोई समस्या है क्या? नो नहीं है। सर। नो ये सर। हाँ, ये रंगत 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। छाया, माध्यम और प्रकाश। प्रकाश। शाबाश। छाया, माध्यम और प्रकाश, ठीक है। इसको डार्क, मीडियम और लाइट भी कहते हैं, ठीक है। छाया, माध्यम और प्रकाश, डार्क, मीडियम और लाइट, सही है। ये 3 प्रकार होते हैं इसके। तीनों में क्या होता है, जैसे किसी चित्र में अपन छाया दिखाते हैं, जैसे किसी चित्र में अपन चित्र बना रहे हैं और उस चित्र में छाया, जैसे पेड़ बनाया, पेड़ के पास में उसकी पेड़ की छाया को भी अगर अपन अंकित कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, छाया। माध्यम, माध्यम मतलब न गहरा रंग और न हल्का, बिल्कुल नॉर्मल कलर करते हैं, वो माध्यम हो गया। प्रकाश, जहाँ पे अपन प्रकाश दिखाते हैं, जैसे कई बार रोशनी गिरती रहती है तो अपन चारों तरफ बिल्कुल डार्क कलर करते हैं, लेकिन एक जगह अपन बिल्कुल लाइट कलर कर देते हैं, तो वो लाइट कलर क्या होता है, वो लाइट कलर होता है प्रकाश। कोई दिक्कत है क्या? आज तो बहुत नो सर। कम बच्चे जुड़ रहे हैं। आप लोगों के जो भी संपर्क में, आप एक बार कॉल जरूर करना सबको, भाई आपके संपर्क में जो जो है कि आप ड्राइंग की क्लास लें। कोई कह रहा था कि भाई ड्राइंग लेंगे कि नहीं लेंगे, बात चली थी कोई? बहुत कम बच्चे नो जुड़ रहे सर। हैं। अच्छा, तो आप लोग जरूर कहेंगे ये बात। सर आप कर देना ग्रुप में मैसेज, क्या? 11th वाले ग्रुप में आप ही कर देना सर मैसेज। हाँ बिल्कुल, वो तो कर दूंगा मैं, बिल्कुल, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये तान कंप्लीट हो गया अपना। तान की यही बात थी, छाया, माध्यम और प्रकाश। तान किसे कहते हैं? रंगत को रंगत के हल्केपन और गहरेपन को तान कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, छाया, माध्यम, प्रकाश। चित्र में छाया दिखाना छाया, चित्र में नॉर्मल कलर करना माध्यम, और चित्र में लाइट दिखाना मतलब प्रकाश दिखाना प्रकाश। ये 3 प्रकार के इसमें होते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं नो है। सर। नो सर। रेखा, रूप, रंग, तान, और अब आता है पोत। पोत, पोत देखो, पोत क्या होता है? पोत को कहते हैं टेक्सचर। ये होता है किसी भी चित्र को बनाने से पहले उस चित्र में, उस चित्र के बैकग्राउंड को जानना, उस चित्र के बैकग्राउंड को बनाना पोत कहलाता है। देखो, पोत पहले, बहुत पहले, जैसे गाँव में कोई मकान होते थे, कच्चे मकान, कच्चे घर होते थे, उन कच्चे घरों के अंदर लीपा पोती की जाती थी, मिट्टी, गोबर आदि के मिश्रण करके, और फिर उसको लीपा जाता था कच्चे घर को, तो वो होता था पोतना। लेकिन इसमें वो पोत वो है कि अपन जैसे किसी चित्र को बना रहे हैं, तो चित्र के बैकग्राउंड में, जैसे अपन ने एक चित्र बनाया, उसके बैकग्राउंड में अपन ने क्या किया, एक पत्ती ली पेड़ की, उसको अपन ने क्या किया, कलर में किया और उसको लगा दिया, फिर उसको वापस उठा लिया, तो वो ऐसे कैसे कलर से पत्ती बन जाती है। तो वो टेक्सचर होते हैं, वो पोत होते हैं। अपन कैसा पोत बनाना चाहें चित्र में, बैकग्राउंड में, वो कहलाता है पोत। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। शाबाश। देखो, ये पोत भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक पोत होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, एक अनुकृत पोत, और एक होता है सृजित पोत। एक होता है प्राकृतिक, जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, सीधे प्रकृति के माध्यम से अपन को प्राप्त होते हैं। और एक होता है अनुकृत, प्रकृति से मिले लेकिन उसको, उसमें अपन ने कुछ मिश्रण अपन ने खुद ने भी किया, और हम खुद मिश्रण करके और उसको कुछ बना रहे हैं। जैसे एक तो पत्ती का उदाहरण बताया, वो तो प्राकृतिक हो गया। लेकिन अनुकृत पोत क्या हो गया, अपन ने खुद ने बनाया, एक कॉटन लिया और कॉटन को कलर में किया और उसको पीछे बैकग्राउंड में लगा दिया, ठीक है, तो धब्बे से वो बहुत अच्छा बैकग्राउंड बन जाता है, तो वो हो गया अनुकृत पोत। एक होता है सृजित, सृजित अपन खुद बना रहे हैं, खुद बना रहे, वो प्रकृति का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। कैसे खुद बना रहे? अपन ने कलर लिया और कलर से हाथ से अपन ने ऐसे जिगजैग टाइप बना दिया, उसमें लाइनिंग बना दी उसमें, ठीक है, वो हो गया अनुकृत। सृजित, सृजित। इसमें सृजित में क्या होता है कि अपन खुद बनाते हैं, सृजित में अपन खुद निर्माण करते हैं। कलाकार अनेक यंत्रों
कलाकार जो होता है वो अनेक यंत्रों और विभिन्न माध्यमों के द्वारा भांति भांति के इस्तेमाल, जैसे मैंने स्केल लिया, कलर डाला, स्केल से ऐसे ऐसे उसको स्केल कर दिया थोड़ा सा, तो वो ऐसे लाइनिंग 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 होता है, तो वो हो गया सृजित कोड। ठीक है, इसमें भी कोई समस्या है क्या? नो नो सर। सर। चलें आगे। यस। आगे कौन सा आता है? अंतराल। शाबाश, अंतराल। देखो अंतराल जो होता है, अंतराल में क्या है कि जैसे दो चित्रों के मध्य भेद स्थापित करना। कैसे? मैं हूं एक, मेरे पास में कोई स्टूडेंट खड़ा है और हम दोनों यूनिफॉर्म में, वो भी नहीं है स्कूल यूनिफॉर्म में, मैं भी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं हूं, और दोनों अलग हैं, तो कैसे उसमें भेद स्पष्ट किया जाए कि ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, उसका भेद स्पष्ट करना, उसमें दोनों में अंतराल स्पष्ट करना ही अंतराल कहलाता है। ठीक है, दो चित्रों के मध्य जो अंतराल होता है उसी को अंतराल कहते हैं। बस ये एक होता है सक्रिय अंतराल और एक होता है सहायक अंतराल। एक होता है सक्रिय अंतराल और एक होता है सहायक अंतराल। सक्रिय और सहायक, ये दो प्रकार के अंतराल होते हैं। सक्रिय अंतराल में क्या होता है कि जैसे दो चित्र बनाए अपन ने, और दो चित्र बना के और उसके अंदर, दोनों के अंदर अपन ने ऐसा भेद किया कि अपन देख के समझ आए। क्यों? कैसे? एक को छोटा सा बना दिया और एक को इतना बड़ा बना दिया, तो अपन समझ जाएंगे कि ये बड़ा आदमी होगा कोई और ये छोटा आदमी होगा। ये तो सक्रिय अंतराल है। सक्रिय, एक निष्क्रिय, दोनों बराबर हैं लेकिन उसमें कुछ ऐसा अंतर किया, उसको थोड़ा ड्रेसिंग सेंस अच्छा किया उसका, उसको थोड़ा मतलब फॉर्मलिंग किया, और एक को बिल्कुल नॉर्मल लो कैटेगरी में बनाया कि हाँ ये स्टूडेंट हो सकता है और ये टीचर हो सकता है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करके उसमें बनाया। ये दो प्रकार के अंतराल होते हैं। ऐसे कुल मिला के अपने चित्रकला के तत्व कंप्लीट होते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। समझ में आ गया? नो सर। यस सर। हाँ, यस सर। मैं सोचा ये नो कैसे बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। तो तत्व अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, ये अपन ने फिक्स पढ़ लिए हैं और ये अपने को समझ में भी आ गए हैं सारे। आपने कहा है कि समझ में आ गए। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट था षडांग पढ़ चित्रकला रहे में हैं। संयोजन के सिद्धांत। चलो पहले षडांग पढ़ते हैं, पहले षडांग पढ़ते हैं, फिर संयोजन के सिद्धांत पढ़ेंगे अपन। पहले पढ़ ले षडांग, क्या होता है षडांग। पहले षडांग पढ़ लेते हैं। देखो षडांग का मतलब होता है षड प्लस अंग, षड धन अंग, अर्थात 6 अंग। 6 अंग मिलकर किसी चित्र का निर्माण करते हैं। इन 6 अंगों के माध्यम से अगर किसी चित्र का निर्माण होता है तो वो एक श्रेष्ठ चित्र की गिनती में आता है, वो एक श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। ठीक है, तो ये षड अंग, 6 अंग हो गए। ठीक है, अब ये 6 अंग कौन कौन से हैं ये अपन पढ़ते हैं। देखो एक एक पुस्तक थी जयमंगला, एक पुस्तक थी जयमंगला। ठीक है, पंडित यशोधर ने इसको लिखा था। जयपुर के थे पंडित यशोधर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जयमंगला। और ये जयमंगला पुस्तक जो लिखी थी ये किसी एक पुस्तक में से ली गई थी जिसका नाम था कामसूत्र। इस पुस्तक में से कुछ छोटा सा हिस्सा लिया, 10-20 पेज, और वो पेज उठा के जयमंगला पुस्तक लिखी। और इस जयमंगला पुस्तक में इन 6 षडांगों का उल्लेख किया गया है। इन 6 षडांगों का उल्लेख किया गया है जयमंगला पुस्तक में। किसने लिखी है? पंडित यशोधर ने। यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या? बताओ, दिक्कत है किसी को? नो सर। समझ में आ रहा है? नो सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पंडित यशोधर थे,
उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था जयमंगला, और जयमंगला में उन्होंने षडांग के बारे में बताया, चित्रकला के 6 अंगों के बारे में बताया कि चित्रकला के 6 अंग कौन कौन से हैं, इसकी डिटेल क्या क्या है। ठीक है, देखो इन्होंने चित्रकला के 6 अंग बताते हुए एक श्लोक लिखा, उसमें लिखा कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। भाव लावण्य योजनम इति चित्र षडंगकम। देखो, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, ये लिखा था जयमंगला में। और किसने लिखा? पंडित यशोधर ने। कि 6 भेद बताए कि 6 भेद ऐसे हैं, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, ये चित्र षडंगकम सारे हैं। इसमें से 6 अंग कौन कौन से हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्य, वर्णिका भंग, ये 6 अंग हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंग चित्रकला के षडंग कहलाते हैं। सही है? क्या तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। अब देखते हैं ये होते क्या हैं, रूप भेद, प्रमाण, भाव, ये होते क्या हैं, इनको देखते हैं। एक एक को देखेंगे, आराम से समझना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे आराम से पढ़ना। समझ में नहीं आ रहा हो, एक बार नहीं 2 बार पूछना, आराम से बताऊंगा मैं। पहला आता है रूप भेद। अभी देखो, मैंने कुछ देर पहले आपको अंतराल बताया था, स्पेस। अंतराल में मैंने कहा था कि 2 चित्रों के मध्य अंतराल स्पष्ट करना, 2 आकृतियों के मध्य अंतराल स्पष्ट करना, वही होगा इस रूप भेद में। रूप भेद में क्या होगा कि 2 रूपों के मध्य भेद स्पष्ट करना। अगर 2 रूप बनाए आपने, जैसे एक बनाया आपने राक्षस, एक बनाया आपने देवता, एक ही सीट पर 2 चित्र बनाए, कैसे पता चलेगा कि ये राक्षस है, ये देवता है? तो उसको भेद स्पष्ट करने के लिए अपने को रूप भेद का इस्तेमाल किया जाता है। और ये रूप भेद का इस्तेमाल इतना जरूरी है, अगर अपन चित्र में रूप भेद का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो रूप भेद के बगैर वो चित्र सक्षम नहीं होता है, वो चित्र सही नहीं होता है, वो एक श्रेष्ठ चित्र की गिनती में नहीं आता है। तो कहने का मतलब 2 चित्रों के मध्य भेद स्पष्ट करना। जैसे एक राजा का चित्र बनाया और एक फकीर का चित्र बनाया, भिखारी का चित्र। अगर भिखारी और राजा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए तो वो चित्र निरर्थक है, बेकार है। लेकिन अपन राजा में क्या करेंगे, राजा को आभूषण पहनाएंगे, उसको मुकुट पहनाएंगे, उसको घोड़े पे सवार बताएंगे, भिखारी को फटे हुए कपड़ों में बनाएंगे, उसके हाथ में कटोरा भीख मांगने के लिए बनाएंगे, और बिल्कुल दर बदर भटकते हुए बनाएंगे। तो ये उसमें अंतर स्पष्ट हो गया। वो आकृति एक ही है, बनाने वाले हम ही हैं, आकृति एक है, लेकिन उन 2 आकृतियों में भेद स्पष्ट कर दिया अपन ने। भेद स्पष्ट कैसे किया? उसको अपन ने, जैसे राजा देवता और राक्षस की बात करें तो देवता को अपन ने क्या बनाया, बिल्कुल सहनशील स्वभाव में, बिल्कुल धनुष और बाण से लिए हुए, और राक्षस को अपन भाला लिए हुए, बड़ा मुंह बनाते हैं अपन उसका, और ऐसे उसमें अंतर, कुछ ना कुछ अंतर स्पष्ट कर देते हैं। तो ये होता है रूप भेद। कोई समस्या है क्या रूप भेद में? नो सर। और एक और है, उसको समस्या है क्या? नो सर। अच्छा, रूप भेद समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
रूप भेद। किन्हीं दो आकृतियों के मध्य भेद स्पष्ट करना रूप भेद कहलाता है। ठीक है, फिर आता है प्रमाण। दूसरा नंबर आता है प्रमाण। देखो प्रमाण क्या होता है? प्रमाण का मतलब हो गया अनुपात। कैसे? जैसे एक चित्र है जिसका नाम है राहुल समर्पण, अजंता की गुफाओं में बना हुआ चित्र है। ये अजंता की गुफाओं में बना हुआ चित्र है राहुल समर्पण का। इसमें क्या है कि भगवान बुद्ध, जब गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध बन जाते हैं तो भगवान बुद्ध घर घर में भिक्षा याचना, भीख मांगने के लिए जाते हैं। तो वो अपने ही घर में भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। जब वो अपने ही घर में भीख मांगते हैं तो उसकी पत्नी यशोधरा, जिसका नाम होता है भगवान बुद्ध की पत्नी का, वो बाहर आती है, देखती है कि ये तो मेरे पति हैं, इनको मैं क्या भिक्षा दे सकती हूँ। तो वो अपने पति को देखकर अपना जो पुत्र था जिसका नाम था राहुल, उस राहुल को ही भगवान बुद्ध को भिक्षा में दे देती है कि भगवान मेरे पास इससे बढ़कर कोई भिक्षा नहीं है, इसी को आप भीख में स्वीकार करें और इसी को ले जाए। तो उस समय का वो जो किस्सा है वो अजंता की गुफा में चित्रित है, और उस गुफा में जो चित्र है वो इस प्रमाण के अनुरूप बना हुआ है। प्रमाण के अकॉर्डिंग। प्रमाण के अकॉर्डिंग कैसे? कि प्रमाण अनुपात, लंबाई और चौड़ाई। भगवान बुद्ध को बहुत लंबा बनाया गया है इसमें, और राहुल और यशोधरा जो उसकी पत्नी थी और उसका पुत्र था, उसको बहुत छोटा बनाया गया अंतराल। तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये तो कोई साधारण मनुष्य है और ये बहुत बड़ा है, तो ये कोई बहुत बड़ा देवता होगा। ऐसे उन दोनों आकृतियों में अंतराल स्पष्ट किया गया है, प्रमाण स्पष्ट किया गया है। ये अनुपात प्रमाण जो है ये आकृति को छोटे और बड़े बनाने में काम में आता है। जैसे एक टीचर है और दूसरा भी टीचर ही है, लेकिन एक टीचर है जो साधारण टीचर है जो पढ़ा रहा है सिर्फ, और एक टीचर है जो डायरेक्टर भी है स्कूल का। तो इन दोनों को कैसे बनाएंगे? तो इन दोनों को बनाने में क्या करेंगे अपन? इन दोनों को बनाने के लिए अपन एक को अनुपात में थोड़ा बड़ा और एक को अनुपात में थोड़ा छोटा बनाएंगे। एक को अनुपात में चेयर पे बैठे हुए, एक को अनुपात में खड़े हुए बनाएंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रमाण। दो आकृतियों के मध्य अनुपात स्पष्ट करना प्रमाण कहलाता है। कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं। नो सर। समझ में आ गया? हाँ सर। नेक्स्ट आता है भाव। देखो भाव क्या होता है? भाव का मतलब हो गया कि किसी भी चित्र में वैसे, जैसे अपन, जैसे मैं चित्रकार हूं, मैं बहुत आज खुश हूं और खुश होकर मैं चित्र बना रहा हूं, तो उस चित्र में अलग सी खुशी झलकेगी, उस चित्र में खुशी दिखेगी, और वो खुशी दिखेगी उस चित्र में, तो वो एक भाव प्रकट होते हैं। कैसे? जैसे अपने को कैसे पता चला कि उस चित्र में उसके यशोदा के पंडित, जो यशोधरा थी, सॉरी यशोधरा पंडित नहीं, यशोधरा कौन? भगवान बुद्ध की पत्नी। उस पत्नी के जो पति थे भगवान बुद्ध, वो आए और वो भिक्षा मांग रहे हैं, तो यशोधरा ने सोचा कि ये पति आ गए, मैं इनको क्या भीख में दूं। तो ये अपने को कैसे पता चला कि उसने ऐसे सोचा? वो इसलिए पता चला कि उसमें उस चित्रकार के भाव इतने स्पष्ट थे कि अपने को देखने पे तुरंत पता चल जाता है कि ये यशोधरा खड़ी होके ये जरूर सोच रही है कि मैं पति को क्या ऐसा भीख में दूं जिससे कि ये खुश रहें। तो वो फिर अपने पुत्र राहुल को वो दान स्वरूप दे देती है। तो ऐसे भाव स्पष्ट हो जाते हैं। आप कभी भी अगर बहुत खुशी माहौल में अगर चित्र बनाएंगे, कोई अगर चित्रकारी सीख जाएंगे बहुत अच्छी सी, तो अगर खुशी के माहौल में अगर कोई आप चित्र बनाएंगे तो बहुत खुशी के माहौल वाला ही चित्र बनेगा। उसमें ऐसे ही भाव प्रकट हो जाएंगे जिससे कि आपको देखने पर ऐसा पता चलेगा कि वास्तव में ये तो कोई बहुत अच्छा माहौल बनाया गया है, बहुत अच्छी खुशी खुशहाली बनाई गई है। वो क्यों? क्योंकि वो उस चित्रकार के भाव उस चित्र में प्रकट हो जाते हैं। इसी चित्र में चित्रकार द्वारा बनाया गया भाव प्रकट स्पष्ट होता है, उसे भाव कहते हैं। अर्थात
किसी चित्र में किस चित्र को चित्रकार बनाता है और उसमें उसी चित्रकार के वैसे भाव अपने को दिखाई दें तो वो भाव कहलाता है। कोई समस्या है क्या? नहीं सर जी। नो सर। समझ में आ गया होगा ना? आ गया? हाँ सर। यस सर। चलो, ये समझ में आ गया आपको। रूपभेद, प्रमाण, भाव। फिर आता है लावण्य योजना। लावण्य योजना, लावण्य का मतलब क्या होता है? लावण्य योजना का मतलब बताओ आप। सौंदर्य। सौंदर्य। लावण्य का देखो, लावण का मतलब होता है किसी एक ऐसी वस्तु को लावण्य में ही परिवर्तित करना। कोई चित्र है, ये चित्र है अपना, इसके अंदर अपन ने कुछ बना दिया, कोई आकृति बना दी, या फिर कुछ फूल पत्तियां बना दी, या फिर कोई पेड़ बना दिया, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया, ये लो। तो इस चित्र को बनाने के बाद अपन ने क्या किया, इसके आसपास में फूल पत्ते, बेल बूटे ये लगा दिए अपन, ठीक है। ये बेल बूटे वगैरह लगा दिए। अब अपन ने क्या किया, इसके अंदर यहां से कुछ पत्तियां बना दी, यहां से लाए फिर पत्तियां बना दी, यहां से किया फिर पत्तियां बना दी, बेल बूटे, फूल पत्ते, ये कुछ फूल बना दिए अपन ने, बहुत अच्छे फूल बनाए अपन ने, ठीक है। ऐसे फूल बना दिए, कहने का मतलब अपन ने इसको लावण्य में बना दिया, इसको सुंदर बनाया। और सुंदर कैसे बनाया, अपन ने इसके चारों तरफ बॉर्डर में लावण्य की, लावण्य का मतलब शाब्दिक अर्थ होता था लावण, और लावण का शाब्दिक अर्थ होता है जैसे पुराने जमाने में कोई बड़ा एक घाघरा पहना जाता था औरतों के द्वारा, उस घाघरे के नीचे एक लावण होता था, लावण, सही है, लावण। हालांकि जो पहले बच्चे पढ़े हुए हैं उनको पता है, मैंने बताया था स्पष्ट, आपको भी बता दूंगा। लेकिन जो चित्र बनता है उस चित्र के चारों तरफ का जो लावण होता है, उसका डेकोरेशन जो होता है, उसका जो हाशिया होता है, उस हाशिए में जो डेकोरेशन किया जाता है उसे लावण कहते हैं, ठीक है। और वो लावण क्या होता है, उससे उस चित्र की सुंदरता बन जाती है। और जैसे जैसे उस चित्र की सुंदरता बन जाती है, जैसे जैसे उस चित्र की सुंदरता बन जाती है तो लावण का महत्व बढ़ता जाता है। अपन ने षडांग में लावण्य योजना इसलिए जोड़ी है क्योंकि लावण्य योजना के माध्यम से एक श्रेष्ठ चित्र का निर्माण होता है, एक चित्र अच्छा बन जाता है लावण्य योजना से। अगर लावण्य योजना नहीं हो तो वो चित्र श्रेष्ठ नहीं बनता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है ये समझ में कम आ रहा है थोड़ा सा। आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। अच्छा, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। चलो, लावण्य योजना ये कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब किसी चित्र में सुंदरता का प्रयोग करना, उसके हाशिए में, उसके बैकग्राउंड में सुंदरता का प्रयोग करना लावण्य योजना कहलाता है। ये लावण्य किसी चित्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, सही है। फिर आता है सादृश्य। देखो, सादृश्य का मतलब हो गया के जैसा। मैंने देखा और मैंने देख के वैसा का वैसा चित्र बना दिया, वो होता है के जैसा, कि मैंने ऐसा देखा है और ऐसा मैंने चित्र बनाया है, वो हो गया के जैसा। कैसे? जैसे मैंने ये देख लिया यहां, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको देखा और इसको देखकर मिटा दिया इसको,
ठीक है, और फिर इसको मिटाकर वापस मैंने एक चित्र बनाया, और वापस चित्र बना के ऐसे कैसे मैंने ऐसे कर दिया इसमें, ये लो। यहाँ पे कुछ पत्तियां वगैरह बना दी, यहाँ पे कुछ पत्तियां बना दी, यहाँ पे फूल वगैरह बना दिए, ये लो। अब मैंने क्या किया, वापस वैसा का वैसा चित्र बना दिया, वापस क्या किया, वैसा का वैसा चित्र बना दिया। ठीक है, तो वापस वैसा का वैसा चित्र बनाया, ये क्या हो गया अपना सादृश्य। सादृश्य का मतलब होता है के जैसा, जैसा अपन ने देखा था वैसा ही अपन ने हूबहू चित्र बना दिया। जैसे अपन ने किसी पहाड़ी को देखा और घर चले गए, पहाड़ी को देखा और घर चले गए, घर गए अपन ने स्केच बुक ली और जैसा अपन ने पहाड़ी देखी है वैसे की वैसे पहाड़ी का अपन ने चित्रांकन घर जाके कर दिया, वैसा का वैसा। और फिर दूसरे दिन आके देखते हैं हाँ कि मैंने उसके जैसा चित्र बना दिया, ये देख लो। तो उस वो क्या हो गया, के जैसा, मतलब सादृश्य। कहने का मतलब होता है षडांग में इसको इसलिए ऐड किया गया है कि अपन जैसा देखते हैं वैसा का वैसा सेम एज इट इज अपन जैसा चित्र बना देते हैं, वो एक श्रेष्ठ चित्र की गिनती में आता है। जैसे मैं बैठा और मेरा जैसे के जैसा आपने मुझे देखा, ठीक है, आपने क्या किया, जैसे मान लो मैं आ रहा स्क्रीन पे, आपने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया, ऐसा लिया और ऐसे की ऐसे ही आपने मेरा चित्र बना दिया, ऐसे कैसे। और फिर मुझे कभी मिले दिखा के देखो मैंने सर आपका ऐसा चित्र बना दिया, तो वो कैसा बनाया कि उसके जैसा, जिस दिन आप पढ़ा रहे थे उसके जैसा, तो वो क्या हो गया, के जैसा, वो चित्र हो गया सादृश्य। मतलब जैसा मैंने देखा था वैसा का वैसा चित्र मैंने बना दिया, ये होता है सादृश्य। इसमें कोई समस्या? नहीं सर। नहीं सर। आ गया समझ में? यस हाँ सर। सर। चलो अच्छी बात है। फिर आता है रूपभेद प्रमाण भाव लावण्य गुण सादृश्य वर्णिका भंग। वर्णिका भंग, वर्णिका भंग का मतलब होता है रंगों में भेद। रंगों में भेद स्पष्ट करना कैसे, देखो अपन ने कल पढ़ा था शीत रंग उष्ण रंग, गर्म रंग ठंडे रंग। ठंडे रंग क्या होते हैं, ठंडे रंग और गर्म रंग दोनों को एक जगह समाहित नहीं किया जा सकता। आपने ग्रीन रंग किया और उसके साथ में रेड रंग कर दिया, वो समाहित नहीं हो सकता। ठंडे रंग एक जगह और गर्म रंग एक जगह चित्रित किए जाते हैं, ये कलर में किए जाते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे अपन ने वर्णिका भंग लिया, वर्णिका भंग का मतलब हो गया कि एक ही चित्र में आपने क्या किया, आपने ये पुस्तक बना दी है, ट्वेल्थ का प्रैक्टिकल में काम किया था ऐसा अपन ने, ये लो बना दिया। मैंने क्या किया, इसमें नीला रंग कर दिया, मैंने इसमें भी नीला रंग कर दिया, जैसा इसमें किया था वैसे इसमें कर दिया, मैंने इसमें भी नीला कर दिया, हो गया। अब क्या हुआ, ये तो सेम ही कलर हो गया। फिर रही बात बैकग्राउंड की, मैंने इसमें भी नीला किया और मैंने इसमें भी नीला किया बैकग्राउंड में पीछे की तरफ, ये तो पूरी सीट में एक ही रंग हो गया, तो बिल्कुल सपाट हो गया, तो दिखेगा ही नहीं। तो दिखेगा कैसे, अगर एक ही रंग में होता है, ये पूरा ग्लास एप्पल बुक्स तीनों एक ही रंग में बना दिए, पीछे बैकग्राउंड में एक ही रंग में कर दिया, तो वो चित्र दिखेगा ही नहीं अपने को, दिखेगा कैसे? तो दिखेगा नहीं, इसलिए ही ये कह रहे हैं कि दो रंगों के मध्य भेद होना चाहिए। इसलिए अपन इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें अपन ने ग्रे किया तो इसमें अपन ने रेड किया, इसमें अपन ने येलो किया, नीचे ग्रीन कर दिया, ऊपर ब्लू कर दिया, और अपन ने कॉम्बिनेशन बिठा दिया सारा, क्या कि अपन ने अलग अलग कलर कर दिए सब, और सब में अलग अलग कलर किया, तो अपने को अच्छे से समझ में भी आ गया और अच्छे से दिख भी रहा है कि अपने को दिखा मैं हाँ ये गिलास है, क्योंकि अपन ने ग्रे कलर कर रखा है इसमें, और बाकी सबसे भिन्न है।
बाकी सबसे अलग है। अगर सब में एक जैसा होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर उसकी टोन चेंज करनी पड़ती है। टोन, और टोन चेंज कैसे करेंगे? जैसे ये था, ये अपन ने गहरा नीला किया, ग्लास में अपन ने क्या किया, बिल्कुल गहरा नीला कलर कर दिया। एप्पल में क्या किया अपन ने, इससे थोड़ा सा हल्का नीला कर दिया अपन ने एप्पल, ठीक है। और फिर इससे इन दोनों से हल्का रंग कर दिया अपन ने बुक में, दोनों से हल्का। तो फिर वो क्या हुआ, फिर वो अपने को अच्छे से थोड़ा सा दिखने लग जाएगा कि हाँ ये एप्पल है, ये ग्लास है, ये बुक है, और ये बैकग्राउंड है। ऐसे अपने को समझ में आने लग जाएगा। तो वो ये यही कहना चाह रहे हैं कि दो रंग अगर आप कर रहे हो तो दोनों रंगों के मध्य भेद या अंतर स्पष्ट होना चाहिए। उन दोनों रंगों में, उन दोनों वर्णों में भंग डालना पड़ता है, भेद डालना पड़ता है, तभी जाके वो एक श्रेष्ठ चित्र बना पाते हैं। तो अपन एक बार देख लेते हैं रिवीजन। या इसमें कोई दिक्कत है वर्णिका भंग में? नहीं सर। नहीं सर। समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। एक बार और देख लेते हैं, शॉर्ट में देख रहे हैं। दो रूपों के मध्य भेद स्पष्ट करना रूप भेद कहलाता है। दो व्यक्तियों, दो चित्रों, एक चित्र में दो व्यक्ति कैसे भी हो, उनमें अंतर स्पष्ट किया जाता है, या दो आकृतियों के मध्य जो रूप होता है, आकृति होती है, उनमें अंतर स्पष्ट किया जाता है, वो रूप भेद कहलाता है। प्रमाण, दो ऐसी आकृतियां जिनके मध्य अनुपात स्पष्ट किया जाता हो, अनुपात को दिखाया जाता हो, किस आकृति को किस अनुपात में बनाना है, कौन सी आकृति को किस अनुपात में नहीं बनाना है, वो अपने को नॉलेज होता है, वो प्रमाण कहलाता है। किसी भी चित्र में एक भाव स्पष्ट करना, एक अंतर स्पष्ट करना, जिस चित्रकार ने वो चित्र बनाया है उस चित्र में उस चित्रकार के भाव दिखाई देते हैं, वो होता है भाव। लावण्य योजना, किसी चित्र को श्रेष्ठ बनाना, किसी चित्र को सुंदर बनाना, वो होता है लावण्य योजना। सादृश्य, के जैसा, जैसा मैंने देखा वैसा का वैसा मैंने चित्र बना दिया, वो होता है सादृश्य, ठीक है। वर्णिका भंग, जैसे रंग प्रयोग किए, उन रंगों के मध्य भेद स्पष्ट किया, उन रंगों के मध्य अंतर स्पष्ट किया, वो हो गया वर्णिका भंग। तो इस प्रकार अपन दो, आज एक टॉपिक क्लियर करते हैं, सड़ांग। इसके नोट्स भी मैं एक साथ सबको भेज दूंगा, पिछले भी नोट्स, इसके भी नोट्स सारे मैं एक साथ आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ, है समस्या? नो नहीं सर। सर। कोई समस्या नहीं है? नो सर। हाँ, अब आगे का जो टॉपिक आएगा वो है अपना संयोजन का सिद्धांत। कौन सा? संयोजन का सिद्धांत। संयोजन का सिद्धांत, ठीक है। तो संयोजन के सिद्धांत टॉपिक को आप लोग एक बार देख लेना, अगर आपके पास है बुक्स वगैरह या कुछ नॉलेज है तो देख लेना, नहीं तो मैं कल आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। आज तो टाइम हो चुका है, कल आपको पूरी डिटेल बताऊंगा मैं। इसको आप अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से देखेंगे, सही है। और जो भी ये मैटर है अपने पास में, जो अपन ने तैयार किया है, जो अपन ने पढ़ा है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर कह रहा हूँ, जो भी आपके जानकार हैं, आपके क्लोज स्टूडेंट हो, कोई क्लोज साथी हो जो आपके साथ 10th में हो और वो यहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको आप एक बार जरूर कहें कि ड्राइंग की क्लास शुरू हो गई है, ड्राइंग क्लास लें। हालांकि मैं मैसेज वगैरह कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने हालांकि फ़ोन भी करवा दिया यहाँ से, लेकिन फिर भी आप एक बार क्लास जरूर लें। सबको बोलें कि क्लास जरूर लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 मिनट की क्लास है, आप आराम से लें। और समझ में नहीं आ रहा हो तो वो अलग बात है, वो आप बताओ मुझे। आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप सबको बोलो कि क्लास शुरू हो गई है, क्लास लो, सही है। यस सर। और सबको बोलना, आज ही आप लोग सबको बोलना, हालांकि मैसेज करवा दूंगा मैं आज और, लेकिन आप सब बोलना कि हाँ क्लास शुरू करें और क्लास ले रोज। अब किसी को कोई समस्या हो तो पूछो फटाफट। पूछो, कोई बात है, कोई समस्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, या कुछ पढ़ने से रिलेटेड, कोई भी समस्या पूछो फटाफट।
है क्या कुछ समस्या नहीं है? नो सर। हाँ, चलो कोई दिक्कत नहीं नहीं। सर। हाँ कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ें और सबको एक बार जरूर बोलें कि क्लास अटेंड करें, है ना? अपने